नेक्स्ट देखो, व्हेन अ बॉय वेइंग अ 20 kg, ठीक है, सिट्स ऑन अ वन एंड ऑफ 4 मीटर लॉन्ग सीसॉ तो गेट डिप्रेस्ड एट दिस एंड, है ना, हाउ कैन द बी ब्राउट टू द हॉरिजॉन्टल पोजीशन बाय अ मैन ऑफ वेइंग 40 kg। ठीक है, सिंपल क्वेश्चन है, ये भी ज़्यादा टफ नहीं है। एक हमारे पास क्या है, एक वो है सीसॉ, मान लो ये सीसॉ है और कितने मीटर का है, 4 मीटर, है ना, टोटल कितना मीटर है, 4 मीटर का सीसॉ है। तो यहाँ पे हमारा 2 मीटर रहेगा मिड पॉइंट, है ना, ओ मान लेते हैं इस पॉइंट को, इसको ए, इसको बी, है ना। अब बॉय, इसने ना देखो, हाउ कैन बी ब्राउट व्हेन अ बॉय वेइंग 20 kg सिट्स एट वन एंड, यहाँ पे रख देते बॉय, ये रहा बच्चा जिसका वेट कितना है 20 kg है, ठीक है। और दूसरा मैन को कहाँ रखना है, तो मैन को हमें अनदर साइड रखना पड़ेगा ताकि हम इसको बैलेंस कर पाए। एक ही तरफ रखोगे तो रूल एक तरफ डिप्रेस हो जाएगा, तो दूसरी तरफ रखेंगे ताकि हॉरिजॉन्टल पोर्शन पर है। तो यहाँ पे रहा वो मैन, ठीक है, जिसका वेट है कितना 40 kg, और ये है डिस्टेंस x जो हमें निकालनी है कि कहाँ पे रखा गया। अगेन सेम प्रिंसिपल ऑफ मोमेंट, तो यहाँ से लेकर यहाँ तक की दूरी बेटा 2 मीटर है, ठीक है। यहाँ से यहाँ तक हमने क्या लिया है, x लिया है, तो 20 इंटू 2 इज इक्वल टू x इंटू 40, तो आ जाएगा 40 इज इक्वल टू x इंटू 40 अपॉन 40 इज इक्वल टू x, दिस इज 1 वेर x इज इक्वल टू 1 मीटर। सो अगर x 1 मीटर है, देखो x कितना है, x कितना है आपका, x है आपका 1 मीटर। सो द मैन शुड बी सिट एट 3 मीटर डिस्टेंस फ्रॉम द पॉइंट ए से कम से कम 3 मीटर लगभग यहाँ पे इंसान को बिठाना पड़ेगा ताकि ये क्या हो जाए, बैलेंस हो जाए। क्लियर है। नेक्स्ट, a physical balance has its arm of length 60 centimeter and 40 centimeter। a physical balance, एक फिजिकल बैलेंस है कोई, चलो मान लेते हैं, उसको भी हम एक रॉड की तरह बनाएंगे, ठीक है, उसको भी एक रॉड की तरह बनाएंगे, ठीक, और 2 आर्म इसकी बना लेते हैं, एक पे फलक्रम रख देते हैं। एक आर्म है इसकी 60 सेंटीमीटर की, ठीक है, और एक आर्म है इसकी 40 सेंटीमीटर की, ठीक है, एक आर्म, दोनों आर्म बना लिए हमने, है ना। सो व्हाट वेट केप्ट ऑन द पेन ऑफ अ लॉन्गर आर्म विल बैलेंस एन ऑब्जेक्ट ऑफ वेट 100 gf केप्ट ऑन द अदर पेन, ठीक है। तो अगर ये बैलेंस है, मतलब अगर ये फिजिकल बैलेंस है, तो एक पेन पे, मतलब एक साइड पे इन्होंने 100 kg रखा, तो हमें ये मतलब व्हाट वेट केप्ट ऑन द पेन ऑफ द लॉन्गर आर्म, लॉन्गर आर्म पे मैं कहाँ पे बैलेंस रखना, कितना वेट रखना पड़ेगा ताकि बैलेंस हो जाए, क्योंकि एन ऑब्जेक्ट वेट ऑफ 100 gf केप्ट ऑन द अदर पेन, एक पेन में हमने कितना रखा हुआ है 100 gf, ठीक है, और दूसरे पेन में हमें कितना रखना पड़ेगा, यहाँ पे मतलब हमें कितना वेट रखना पड़ेगा ताकि ये बैलेंस हो जाए। तो मान लो यहाँ पे हमने रखा है कितना x। अगेन फिर से प्रिंसिपल ऑफ मोमेंट, फोर्स हमारी यहाँ पे आ जाएगी x इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस 60 इज इक्वल टू फोर्स 100, परपेंडिकुलर डिस्टेंस 40, तो x इज इक्वल टू 100 इंटू 40 अपॉन 60, तो ये गया 2 दूनी 4, 2 तिया 6, तो यहाँ पे आ जाएगा कितना 233.3 इंटू 2 यानी 66.66 kgf का हमें क्या लटकाना पड़ेगा, वेट सस्पेंड करना पड़ेगा अनदर एंड पे ताकि ये क्या हो जाए, बैलेंस हो जाए। क्लियर है, ठीक है। नेक्स्ट, दिस डायग्राम फिगर नंबर 1.34 shows the uniform meter rule weighing 100 gf। अच्छा, फिजिकल यूनिफॉर्म मीटर रूल वेइंग 100 gf, यानी मीटर रूल का जो वेट है वो 100 gf है, पाइवोटेड एट सेंटर O, सेंटर O पे बंधा हुआ है, टू वेट्स 150 gf
and 250 GF hanging from point A and B respectively of the meter rule such that OA is equal to 40 and OB is equal to 20. Calculate the total anti-clockwise of moment about O. टोटल एंटी क्लॉकवाइज कितना आएगा? ठीक है, तो देख लो यहाँ पे अगर A और B दो वेट लटका रखे हैं तो दिस विल टर्न एंटी क्लॉकवाइज, दिस विल टर्न क्लॉकवाइज. तो हम पहले निकालेंगे फर्स्ट पार्ट का आंसर, सॉल्यूशन. फर्स्ट पार्ट में इसने बोला टोटल एंटी क्लॉकवाइज ऑफ मोमेंट, है ना. तो टॉर्क निकाल देते हैं एंटी क्लॉकवाइज ऑफ मोमेंट. तो 40 150 इंटू फोर्स इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस, तो ये आ जाएगा कितना, GF सेंटीमीटर, 6000 GF सेंटीमीटर, है ना. एंटी क्लॉकवाइज आ जाएगा. सेकेंड पार्ट में देखें नेट द टोटल क्लॉकवाइज ऑफ मोमेंट, क्लॉकवाइज में आ जाएगा हमारा कितना, टोटल क्लॉक फोर्स 250 इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितना है 20, ये आ जाएगा 5000 GF सेंटीमीटर. ठीक. एंड देन थर्ड द डिफरेंस बिटवीन एंटी क्लॉकवाइज एंड क्लॉकवाइज मोमेंट. तो थर्ड पार्ट में डिफरेंस निकालना है, तो डिफरेंस आ जाएगा इज इक्वल टू 6000 माइनस 5000, तो बचेगा 1000 GF. ठीक है, तो ये क्लॉकवाइज है तो इसको माइनस ही लेंगे, एंटी क्लॉकवाइज है तो प्लस, तो आंसर आ जाएगा प्लस का. तो नेट जो रिजल्टेंट रह रहा है वो कैसा है हमारा, एंटी क्लॉकवाइज. ठीक है, एंटी क्लॉकवाइज. नेक्स्ट फोर्थ द डिस्टेंस फ्रॉम O where 100 GF weight should be placed to balance the meter rule, है ना. द डिस्टेंस फ्रॉम O where the 100 GF weight should be placed to balance the meter rule. 100 GF हमें कहाँ रखना पड़ेगा कि ये बैलेंस हो जाए. अब एक चीज देख लो पहले, घूम कैसा रहा है, ये घूम रहा है टोटली एंटी क्लॉकवाइज, है ना. रिजल्टेंट हमने देखा तो टोटल एंटी क्लॉकवाइज. अगर ये इधर की तरफ घूम रहा है तो हमें वेट कहाँ लटकाना पड़ेगा, हमें कुछ O से B के बीच में ही कहीं रखना पड़ेगा. तो मान लो कि हमने यहाँ पे वेट लटकाया 100 GF का, ठीक है, जो कि डिस्टेंस थी x. शायद क्वेश्चन अभी जैसा हमने करा था वैसा ही है, निकाल लेते हैं इसका. अब देखो टोटल फोर्थ का आंसर, अगेन प्रिंसिपल ऑफ मोमेंट लग जाएगा. बाय यूजिंग प्रिंसिपल ऑफ मोमेंट 50 इज इक्वल टू x इंटू 100 प्लस 250 इंटू 20 इंटू 20, यह आ जाएगा 15 चौको 60. 6000 इज इक्वल टू 100x प्लस 5000, ये इधर आ जाएगा 6000 माइनस 5000 इज इक्वल टू 100x, ये बच जाएगा बेटा 1000 इज इक्वल टू 100x. 2 0 से 2 0 कट गई, यानी x आ गया कितना आपका 10 सेंटीमीटर, यानी ये कहाँ पे. नेक्स्ट अ यूनिफॉर्म मीटर रूल ऑफ वेट 10 GF pivoted at its 0 सेंटीमीटर मार्क, है ना. व्हाट मोमेंट ऑफ फोर्स डिप्रेस्ड बाय द रूल. ठीक है जी, देख लेते हैं पहला. और दूसरा पार्ट क्या पूछा इसने, हाउ कैन बी द मेड हॉरिजॉन्टली बाय अप्लाइंग द लीस्ट फोर्स. लीस्ट फोर्स निकालनी है. ठीक है, तो यूनिफॉर्म मीटर रूल है. यूनिफॉर्म मीटर रूल बेटा 0 से लेकर 100 सेंटीमीटर वाला वही, है ना. और पाइवोट कहाँ पे है, यहाँ पे 0 सेंटीमीटर मार्क पे. ठीक है, और इसका जो नेट वेट है, वेट ऑफ द रूल, तो वेट ऑफ द रूल लाई करता है कहाँ पे, सेंटर पॉइंट पे 50 सेंटीमीटर पे. तो ये कितना है 10 GF का. ठीक है, 10 GF का फोर्स लग रहा है. पाइवोटेड एट द 0 स्टेप, व्हाट इज द मोमेंट ऑफ फोर्स डिप्रेस्ड बाय द रूल. तो सबसे पहले मोमेंट ऑफ फोर्स निकाल लेते हैं. तो टॉर्क इज इक्वल टू फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस r. परपेंडिकुलर डिस्टेंस ये रही, ठीक है, 50 सेंटीमीटर है यहाँ से लेकर यहाँ तक, और यहाँ से आगे भी 50 है. तो टॉर्क इज इक्वल टू आ जाएगा कितना, टॉर्क इज इक्वल टू 10 इंटू r 50, यानी 500 GF सेंटीमीटर. ठीक है, दिस इज द टॉर्क, फर्स्ट पार्ट का आंसर. ठीक है, सेकेंड पार्ट में क्या पूछ रहा है, लीस्ट फोर्स कितनी होनी चाहिए.
तो लीस्ट फोर्स के लिए हमें फोर्स लगाना पड़ेगा इस जगह पे। देखो ये तो नीचे डिप्रेस हो रहा है, ये तो इधर की तरफ डिप्रेस हो रहा है, हमें बैलेंस करना ऊपर के लिए, तो हम यहाँ पे फोर्स लगाएंगे लीस्ट फोर्स। मान लो एफ डैश वो लीस्ट फोर्स है, तो टॉर्क इज इक्वल टू एफ डैश इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस, यानी लीस्ट फोर्स इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। टॉर्क हमारा कितना था 500, इसको बैलेंस करना है। एफ डैश परपेंडिकुलर डिस्टेंस आपकी यहां से लेकर यहां तक होगी, अब ये पूरी है 100, यानी एफ डैश आ जाएगा आपका कितना 500 अपॉन 100। इट मीन्स ओनली एफ डैश इज इक्वल टू 5 GF, यानी लीस्ट फोर्स कितनी लगानी पड़ेगी 5 ग्राम फोर्स लगानी पड़ेगी इसको बैलेंस रखने के लिए। ठीक है, तो लीस्ट फोर्स आ जाएगी आपकी कितनी 5। तो लीस्ट फोर्स के लिए वही ना, एंड पकड़ लो बस, तभी तो टॉर्क कम से कम मिलेगा, टॉर्क ज़्यादा मिलेगा और फोर्स कम से कम लगेगी। नेक्स्ट 17 क्वेश्चन, अ यूनिफॉर्म हाफ मीटर रूल कैन बी बैलेंस्ड एट द 29 सेंटीमीटर मार्क व्हेन द मास ऑफ 20 ग्राम इज हंग फ्रॉम वन एंड। पहले तो इसका डायग्राम ही ड्रॉ करना है, पहले पार्ट में पूछा ना, ड्रॉ द डायग्राम ऑफ दिस अरेंजमेंट अ यूनिफॉर्म हाफ मीटर रूल। हाफ मीटर रूल है बेटा, तो हाफ मीटर ये लो, हाफ मीटर कितना होगा 0 से लेकर 50, फुल होता है 100 का। ठीक है ना, एंड बैलेंस्ड एट द 29 सेंटीमीटर मार्क, और बैलेंस कहाँ पे होता है ये 29 सेंटीमीटर मार्क पे। वैसे अगर देखें तो मीटर रूल का जो सेंटर पॉइंट होगा इस हाफ मीटर रूल का वो होगा कितना 25 सेंटीमीटर, लेकिन इसको बैलेंस करा गया है कितने पे, इसको बैलेंस करा गया मान लो 29, तो यहाँ से कम 4 सेंटीमीटर आ गए, यहाँ पे 29 सेंटीमीटर मार्क पे इसको बैलेंस करा गया, मतलब फलक्रम यहाँ पे रखा गया है। ठीक है, इतनी बात समझे है ना। व्हेन अ मास ऑफ 20 ग्राम इज हैंग फ्रॉम इट्स वन एंड, ठीक है, एक एंड पे कितना वेट है 20 ग्राम, तो मान लेते हैं कि यहाँ पे इसको हम लग लेते हैं 20 ग्राम मास। ठीक है, एंड तो पहले तो सिंपल डायग्राम यही बनेगा। ठीक, पहले तो डायग्राम यही बनेगा ना। फाइंड द मास ऑफ द हाफ मीटर रूल। हाफ मीटर रूल का मास निकालना है बेटा। हाफ मीटर रूल का मास कैसे निकलेगा, अच्छा बैलेंस यहाँ है, वेट यहाँ जा रहा है, लॉन्गर आर्म ये है, डिस्टेंस 29 सेंटीमीटर की रखी हुई है, 20 ग्राम इस एंड पे लटकाया जाए, अनदर एंड पे लटकाया जाए, क्योंकि 20 ग्राम अगर हम यहाँ लटकाएंगे, इधर साइड अगर हम 20 ग्राम लटकाते हैं तो ज़्यादा पॉसिबिलिटी है इसका आंसर निकाल सकते हैं हम। ठीक है, देखो 20 ग्राम हमें दूसरे एंड पे, क्योंकि यहाँ पे कुछ लिखा नहीं है, देखो ना कि व्हेन अ मास ऑफ 20 ग्राम इज हैंग फ्रॉम इट्स वन एंड। ठीक है, अब वन एंड अभी डिसाइड कैसे करें कि कौन सा एंड होगा। जैसे मैंने यहाँ पे रखा 20 ग्राम इधर साइड, लेकिन मैंने सोचा यहाँ रख के फायदा है नहीं। क्यों फायदा नहीं है बताता हूँ उसका। देखो अगर 20 ग्राम तुम यहाँ रख देते तो इस मीटर रूल का जो मास है वो भी इधर की तरफ ही सस्पेंडेड है, फलक्रम से इधर, और 20 ग्राम भी तुम इधर ही सस्पेंड कर दोगे तो ये बैलेंस तो होने से रहा, फिर ये फिर डिप्रेस हो जाएगा, टोटली हम इसका वेट नहीं निकाल पाएंगे। अगर मान लो कि हम इस 20 ग्राम मास को इधर लटकाते हैं या इधर साइड हैंग करते हैं एट द 50 सेंटीमीटर एंड, सो हम यहाँ पे इजीली इसका क्या निकाल सकते हैं, इस मीटर रूल का वेट। अब मान लो मीटर रूल का वेट यहाँ पे दे नहीं रखा, मीटर रूल का वेट है m इंटू जी, मास इंटू ग्रेविटी, है ना, यही तो होगा F इज इक्वल टू mg इस जगह पे, इस पॉइंट पर। और यहाँ से लेकर यहाँ तक की डिस्टेंस देखो कितनी 29 माइनस 5, यह आएगा 4 सेंटीमीटर, और यहाँ से लेकर यहाँ तक की डिस्टेंस अगर देखेंगे तो यहाँ पे कितना है 50 माइनस 29 करते हो तो कितना आ जाएगा 21, है ना, 21 सेंटीमीटर। 50 माइनस 29 कर दो, है ना, ये आ जाएगा लगभग 21 सेंटीमीटर। अब देखो, अब यहाँ पे प्रिंसिपल ऑफ मूवमेंट लग सकता है, फोर्स इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस, फोर्स इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। तो रख लेते हैं m इंटू जी इज इक्वल टू m इंटू जी, फोर्स इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितनी है 4, इज इक्वल टू, यहाँ पे मास देखा 20 और इसके साथ ग्रेविटी भी रख देते हैं इंटू जी इंटू 21,
ठीक है, ये हो जाएगा g से g कैंसिल आउट। ठीक है, अब m निकालना है तो m इज इक्वल टू कितना आ गया 20 इंटू 21/4, ये मल्टीप्लाई में अपॉन में चल जाएगा, 4 5 20 है ना, 21 5 105 GF। तो मीटर रूल का वेट कितना आ गया 105 GF। तो ये तरीका आसान है। देखो इसमें ना कंफ्यूज हो सकते हैं, लेकिन आपको सोचना है कि 20 ग्राम को रखना किधर है। अब देखो ये पूरा मीटर हाफ मीटर रूल है, इसका जो नेट वेट है वो मिड पॉइंट पे लाई करेगा। यूनिफॉर्म रॉड है, क्योंकि सीजी हमने पढ़ा है, यूनिफॉर्म रॉड है तो बिल्कुल बीचों बीच है ना, मिड पॉइंट पे 25 पे लाई करेगा। तो हमें 20 ग्राम उधर की साइड हैंग करना पड़ेगा। इधर करोगे तो आई थिंक फिर आप इस मीटर रूल का वेट निकालने में प्रॉब्लम आ जाएगी, निकाल नहीं पाओगे। तो इधर साइड हैंग करेंगे ताकि हम प्रिंसिपल ऑफ मूवमेंट लगा सकें इस पर। आई थिंक आप समझ पा रहे होंगे इसे। सेकंड पार्ट भी हो गया, मास निकाल। थर्ड पार्ट देखो, इन विच डायरेक्शन वुड द बैलेंसिंग पॉइंट शिफ्ट इफ 20 ग्राम मास इज शिफ्टेड इनसाइड फ्रॉम इट्स वन एंड। अगर 20 ग्राम को अंदर की तरफ शिफ्ट कर दो, देखो यहाँ पे 20 ग्राम मास को हम ले आए, तो बैलेंसिंग पॉइंट भी आपका टुवर्ड्स जो कहा आपका सेंटर कौन सा आपका सेंटर ऑफ द हाफ मीटर रूल, इसकी तरफ शिफ्ट होगा। ठीक है, इसमें बस थ्योरेटिकल आंसर लिखना है। नेक्स्ट देखो, a uniform meter rule of mass 100 gram is balanced on the fulcrum at mark 40 centimeter by suspending a unknown mass m at the mark 20 centimeter. A uniform meter rule, लो जी, हाफ मीटर की बात नहीं करें तो ये पूरा कितना है 100 सेंटीमीटर का है, 0 से लेकर 100 सेंटीमीटर का। इसका मिड पॉइंट देख लेते हैं, मिड पॉइंट कितने पे आएगा 50 सेंटीमीटर पे आएगा। ठीक है, इसका जो मास है, अब देखो मास मीटर रूल का हमेशा बीचों बीच लाई करता है 100 ग्राम इज बैलेंस्ड ऑन अ फुलक्रम एट 40 सेंटीमीटर मार्क। और 40 सेंटीमीटर पे क्या लगा रखा आपने, फुलक्रम लगा रखा है, देखो जी ये रहा। ठीक है, बाय सस्पेंडेड एन अननोन मास ऑफ m एट 20 सेंटीमीटर मार्क। और 20 सेंटीमीटर मार्क पे हमने क्या लटका रखा है, एक अननोन मास m लटकाया हुआ है। ठीक है, फाइंड द वैल्यू ऑफ m। तो फर्स्ट पार्ट में आपको निकालनी है वैल्यू ऑफ m। तो वैल्यू ऑफ m कैसे निकालेंगे, देखो यहां से लेकर यहां तक की जो डिस्टेंस हमें मिली ये 20 सेंटीमीटर, और यहां से यहां तक की जो डिस्टेंस है वो 10 सेंटीमीटर। अगेन प्रिंसिपल ऑफ मूवमेंट है ना, तो फोर्स मास इंटू ग्रेविटी इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस 20, अगेन यहाँ पे फोर्स 100 इंटू ग्रेविटी इंटू 10 है ना। अब एम जी तो समझ रहे होंगे, मास इंटू ग्रेविटी बार बार, क्योंकि ये फोर्स ड्यू टू ग्रेविटी लग रही है इस पे। तो जी से जी कैंसिल आउट हो जाएगा, हमें m निकालना है। m इज इक्वल टू 100 इंटू 10/20, तो ये 2 0 से 0 गया, 2 5 10, और ये आ जाएगा 50 ग्राम। तो मास, अननोन मास की वैल्यू कितनी आ गई 50 ग्राम। ठीक है, फर्स्ट पार्ट हो गया। सेकंड पार्ट, to which side the rule will tilt if the mass m is moved to the mark 10 centimeter। अब दूसरे पार्ट में इसने क्या पूछा कि which side the rule will tilt if the mass m is moved towards the 10 centimeter। अगर इस मास m को हम यहाँ पे रख दें, यहाँ पे 10 सेंटीमीटर पे है ना, 10 सेंटीमीटर पर रख दें, तो अब परपेंडिकुलर डिस्टेंस हो जाएगी बेटा 30 है ना, 30 सेंटीमीटर आ जाएगी पूरी परपेंडिकुलर डिस्टेंस, यहां से लेकर यहां तक पूरा 30 आ जाएगा। अब 30 आ जाएगा, मास देख लो 50 है, तो 50 है ना, 50 इंटू 30 ये तो आएगा फोर्स और ग्रेविटी है ना। और इधर वाला कितना है हमारा, इधर साइड का देखेंगे तो 100 इंटू 10, तो ये आ जाएगा कितना 1000, ये लगभग कितना आ जाएगा इंटू जी भी है यहाँ पे। ठीक है, जी से जी कैंसिल आउट कर सकते हैं, 5 से 15, ये आ जाएगा 1500। तो यहाँ पे दिख रहा है हमें कैसा वाला एंटी क्लॉकवाइज ऑफ मूवमेंट बनेगा। तो यहाँ पे हम बोल सकते हैं रूल विल टिल्ट टुवर्ड्स एंटी क्लॉकवाइज। रूल कैसे हम घूमेगा, एंटी क्लॉकवाइज। तो इसका आंसर आ जाएगा क्या है ना, एंटी क्लॉकवाइज। तो रूल विल टिल्ट एंटी क्लॉकवाइजली। व्हाट इज द रिजल्टेंट मूवमेंट नाउ। अब रिजल्टेंट मूवमेंट कितना आया, तो रिजल्टेंट मूवमेंट के लिए क्या लगाओगे आप, देखो
एंटी क्लॉकवाइज आपका 1500 आया, क्लॉकवाइज आपका 1000 आया। तो टॉर्क रिजल्टेंट जो आएगा एंटी क्लॉकवाइज 1500 के प्लस का आएगा और क्लॉकवाइज माइनस 1000 आएगा। तो टोटल आ जाएगा 500, है ना, ग्राम फोर्स सेंटीमीटर। तो रिजल्टेंट टॉर्क आपका 500 GF सेंटीमीटर रहेगा, ठीक है। और ये भी कैसा रहेगा, प्लस का, क्लॉकवाइज जो घूम रहा है। हाउ कैन बी बैलेंस बाय अनदर मास ऑफ 50 ग्राम। अभी देखो अनदर मास वाले मैंने कई सारे आपको कराए, तो ये आपके लिए मैंने छोड़ रहा हूँ अनदर मास कि हम कहाँ पे लटकाएं कि बैलेंस हो जाए, ठीक है। इसको आप करेंगे कि 50 ग्राम हम कहाँ पे हैंग करें कि ये बैलेंस हो जाए। इसको आप ट्राई करेंगे, नहीं आएगा तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर डालना कि बताइए सर, बताएंगे फिर आपको। नेक्स्ट, next in figure number 1.35 a uniform bar of length L meter is supported at its end of loaded by the weight of W kg of ये रहा at its middle, ठीक है, in equilibrium find the reaction R1 and R2 at the both ends, ठीक है जी, रिएक्शन बतानी है दोनों एंड पे। तो अगर ये इक्विलिब्रियम में है तो यहां से लेकर यहां तक की लेंथ अगर पूरी L है, ठीक है, तो यहां से यहां तक मिड पॉइंट पे ये प्लेस्ड है, तो ये हो जाएगी L/2 और यहां पे भी आ जाएगी L/2। अब ये देखो ये बैलेंस्ड है, यानी जो दोनों रिएक्शन फोर्स हैं इस W के बराबर होंगी। यानी अगर हम यहाँ पे बोल रहे हैं कि जो रिएक्शन फोर्स है R1 प्लस R2 ये दोनों किसके बराबर हैं, W kgf के बराबर है। सही है, इतनी बात समझ आती है। दूसरा देखें, अगर ये बैलेंस्ड है तो दोनों का जो टॉर्क होगा, ठीक है, टॉर्क यानी जो प्रिंसिपल मूवमेंट यहाँ पे लगाएं कि R1 की वजह से ये घूमेगा कैसा, है ना, क्लॉकवाइज, और R2 की वजह से घूमेगा एंटी क्लॉकवाइज, बट ये इक्विलिब्रियम पोजीशन में है। तो हम निकाल देंगे पॉइंट, अगर ये बीच में O है, अबाउट पॉइंट O जो इक्विलिब्रियम बनेगा इसका कैसा, R1 इंटू L/2 इज इक्वल टू R2 इंटू L/2 बाय द प्रिंसिपल ऑफ मोमेंट। अब देखो R1 की वैल्यू जो है, ये फर्स्ट इक्वेशन को माने तो R1 की वैल्यू यहां से निकाल लेंगे। R1 की वैल्यू जो मिल जाएगी हमें, तो R1 की वैल्यू यहां से क्या मिलेगी, R1 इज इक्वल टू मिलेगा W माइनस R2, ठीक है। इस वैल्यू को यहां पुट कर देते हैं, तो W माइनस R2 इंटू L/2, ठीक है, इज इक्वल टू R2 इंटू L/2। सो यहाँ पे क्या होगा, W माइनस R2 इंटू L/2। अब देखो इसको सॉल्व करते हैं, L/2 से तो L/2 कैंसिल आ जाएगा, तो W माइनस R2 इज इक्वल टू R2 एंड W इज इक्वल टू R2 प्लस R2। देखो माइनस का था, इधर आके प्लस, W इज इक्वल टू 2R2, यानी R2 जो आएगा बेटा यहां से, जो R2 हमारा यहाँ पे निकलेगा, R2 इज इक्वल टू W/2। तो R2 W/2 आया, R2 कितना है, W/2। सिमिलरली अगर हम किसके लिए करें, देखो R2 की वैल्यू आप यहाँ पे रख दो W/2, तो R1 की वैल्यू भी कितनी आ जाएगी, R1 इज ऑल्सो W/2 kgf। बस सिंपल आंसर है, आप कर सकते हैं। सो ऐसे ही कुछ क्वेश्चंस सॉल्व करने के लिए देखो चैप्टर 1 में जो हमारा टॉर्क है या मोमेंट ऑफ फोर्स या इक्विलिब्रियम के जितने केसेस थे, या फिर साथ सीजी केस में भी कुछ केसेस आए हैं, और कुछ केसेस हमने देखे कि प्रिंसिपल ऑफ मूवमेंट्स के भी थे। प्रिंसिपल ऑफ मूवमेंट काफ़ी इंपॉर्टेंट है, वहाँ से ज़्यादातर केसेस आए हैं, और एग्जाम का ट्रेंड जो है मूवमेंट ऑफ फोर्स यानी या फिर जो इक्विलिब्रियम वाला जो केस है, या फिर प्रिंसिपल ऑफ मूवमेंट जो केस है, प्रिंसिपल ऑफ मूवमेंट ज़्यादा पूछ रहा है। तो प्रिंसिपल ऑफ मूवमेंट सिंपल है बेटा, प्रिंसिपल ऑफ मूवमेंट होता है नेट क्लॉकवाइज ऑफ मूवमेंट इज इक्वल टू नेट एंटी क्लॉकवाइज ऑफ मूवमेंट, ठीक है। इन दोनों को हम बार बार अगर देखें, इन दोनों में अगर हम इक्वेशन में बार बार अपनी वैल्यूज पुट करें तो हमारा आंसर हमें बार बार मिलता रहता है, ऐसा कुछ टफ नहीं है। तो इसी प्रकार के क्वेश्चंस, ऐसे क्वेश्चंस करने के लिए आप मेरे साथ बने रहें, ठीक है। थैंक यू एंड हैव अ गुड डे, मिलते हैं ऐसे ही नेक्स्ट वीडियो में।